इफ़ द प्लान डजेंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के लिए आपने कोई एक तरीका, एक प्लान बनाया है और आपने उस प्लान को फॉलो किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो प्लान काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मैंने इन जनरल कहा। अब आप स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये होता है कि आपने पढ़ने का, अपनी तैयारी का आपने एक प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, प्लान किस तरीके का हो सकता है कि जैसे आपने प्लान बनाया हुआ है कि एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, या आपने ये प्लान बनाया हुआ है कि हम लेट नाइट स्टडी करेंगे, सुबह देर में उठेंगे, इस तरीके का प्लान है। या कुछ लोगों का प्लान ये हो सकता है कि सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे, है ना, रात को जल्दी सोएंगे। कुछ लोगों का प्लान हो सकता है कि हम इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने सुबह पढ़ेंगे, है ना, ऑप्शनल सुबह पढ़ेंगे, फिर जीएस बाद में पढ़ेंगे, शाम को रिवीजन करेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे। तो इस तरीके के प्लान्स हो सकते हैं। अब इनमें से मान लीजिए आपने ये प्लान्स बनाए और इन प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये प्लान्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इन प्लान्स के पीछे आपकी इंटेंशन थी, मंशा थी, वो लग रहा है कि पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ देंगे कि नहीं, मैंने एक प्लान बनाया, वो प्लान काम नहीं कर रहा है, तो जिस गोल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए उस प्लान को बनाया गया था, क्या उस प्लान को छोड़ देंगे या उस गोल को छोड़ देंगे? नहीं। तो गोल को नहीं छोड़ेंगे। आप करेंगे क्या कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्लान में बदलाव करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे प्लान है या स्ट्रेटेजी है, आप में से कई सारे लोग जो खासकर नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी तैयारी में आए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कई सारे जो पास्ट में टॉपर्स रहे हैं, ठीक है, उनके वीडियोस देखते हैं कि उनके क्या प्लान्स थे, उनके क्या स्ट्रेटजीज थी, है ना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी में कोई एक यूनिवर्सल प्लान नहीं होता। ठीक है, कोई एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होती है। सब लोगों के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपने अपने प्लान्स होते हैं। कुछ किसी को सूट करता है, कुछ किसी को सूट करता है। तो इसलिए किसी की देखा देखी करके आप प्लान या स्ट्रेटजी ना बनाएं। ठीक है, अपने खुद के लिए आप देखें कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि एक प्लान हमने बनाया और ये काम नहीं कर रहा है, तो अपने गोल को नहीं छोड़ना है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। ठीक है, टारगेट को नहीं छोड़ना है, आपको अपना प्लान बदलना है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2024, थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गांधी जयंती की हमारी जो सेल चल रही है, जिसमें हमारे सभी कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट या ऑफ मिल रहा है। तो ये सेल आज रात 12 बजे तक रहेगी। आज 3 अक्टूबर है, तो आज रात 12 बजे तक ये सेल आप लोगों के लिए रहेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट जो है दैट इज़ okul.co, वहाँ पर जा सकते हैं, या हमारा ओकुल नाम से ही प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके थ्रू आप जो भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स एनरोल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, उसको कार्ट में ऐड करें। कार्ट में ऐड करने के बाद इस कोड का यूज़ कर लें, स्पेशल 30, SPECIAL30, इस कोड का यूज़ कर लें। 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखिएगा कि ये सेल सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ 2025 प्रीलिम्स को लेकर, इसमें से एक टेस्ट सीरीज़ मैंने बताया कि ये ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ है। इसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सीसेट तीनों ही चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। टोटल 91 टेस्ट मिलेंगे, 5300 MCQs मिलेंगे। दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 849 रुपीज़। ठीक है, सिर्फ 849 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है।
इसका जो मोड है दैट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली। इसके बाद अगर आप लोग सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो दिस विल बी अवेलेबल एट 699 रुपीज़, सिर्फ 699 रुपीज़ में रहेगी। 81 इसमें टेस्ट रहेंगे और 4500 MCQs है, तो आप चाहें इसको ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ओनली एट 449 रुपीज़। अगर आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 यानी कि 16 महीने का करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा, तो वो आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ 299 में मिल रही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ सी सेट की, तो आपको सी सेट के फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज़ जिसमें 10 टेस्ट हैं, टोटल 800 MCQs हैं, ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है ओनली एट 249 रुपीज़। तो आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं सारे के सारे लिंक्स हमारे ऐप और वेबसाइट में दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट होता है तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, आपको जो भी डाउट है जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल 2025 के लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प होती है तो आप में से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इन सेशंस को देखते हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, है ना। और इससे बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगी और थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है एलिफेंट को लेकर कि सरकार ने एक रिपोर्ट जो है वो प्रिंट करी लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया, उसको रिलीज़ नहीं किया। और उसको बेसिकली जब इंडियन एक्सप्रेस ने एनालाइज किया है तो उसमें ये पता लगा है कि एलिफेंट्स की जो काउंटिंग है वो लगभग 20% की उसमें गिरावट आई है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। इसके बाद आगे यहाँ पर जो ये वेस्ट एशिया में पूरा का पूरा इशू चल रहा है कि वेस्ट एशिया ऑन एज, इंडिया कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट, सेज अवॉइड ईरान ट्रैवल। क्योंकि आपको पता है कि अब इजराइल जो पहले सिर्फ इधर गाज़ा में जिसकी लड़ाई चल रही थी हमास के साथ, अब इसकी लड़ाई जो है वो कई सारे और फ्रंट्स पर भी शुरू हो गई है। ठीक है, लेबनान में उधर हिजबुल्लाह वाला इशू चल रहा है, इधर ईरान ने रिटेलिएट किया है तो उसके साथ भी लड़ाई चल रही है। अब ये सारे के सारे लड़ाइयों की वजह से कुछ इश्यूज जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इशू तो मैंने आपको कल भी एक बताया था कि जो ट्रेड रूट है, ठीक है, जो ये रेड सी वाला, जो रेड सी और सुएज कैनाल वाला जो ट्रेड रूट है ये डिसरप्ट होगा तो इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा, खासकर अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो भारत के लिए ये ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि हमारा जो कई सारा आपका ये यूरोप वगैरह में जो ट्रेड होता था उसके लिए सामान यहीं से जाता था। और हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, है ना, या पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का, मैं कहूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स का यूरोप जो है वो एक बहुत बड़ा हब था। तो उसके लिए एक ये इशू आएगा कि एक तो हमारा ट्रेड इफेक्ट होगा। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो ऑल्टरनेटिव रूट है, ठीक है, चलो थोड़ा सा मैप देखते हैं। आई होप आपको ऐसे बोलने में शायद समझ में नहीं आ रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो एक बार थोड़ा सा मैप पर नज़र डालते हैं, ठीक है, बेबी हम उसमें थोड़ा बेटर समझ पाएँ। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि इस बात का आइडिया हो जो मैं बोल रहा हूँ, या कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आइडिया ना हो। तो एक मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा चीज़ें, लेट अस सी। देखो ये मैप है। अब मैंने आपको बताया कि इशू कहाँ पर हो रहा है। देखो इशू इस वाले रीजन में हो रहा है ना, ये आपको पता है दिस इज़ इज़राइल, इधर ही फिर छोटा सा गाज़ा एंड ऑल, इधर ऊपर लेबनान, ठीक है, इधर ईरान। अब यहाँ से सब इशू चल रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया से अगर कोई भी सामान यूरोप जाना है,
ठीक है, ये पूरा का पूरा यूरोप। तो इसके लिए हमारे पास जो मेन रीज़न था, जो मेन रास्ता था और शॉर्ट रास्ता भी था, वो ये वाला था। ठीक है, रेड सी, और रेड सी के बाद इधर सुएज़ कैनाल, ठीक है, सुएज़ नहर, यहाँ से फिर इधर मेडिटेरेनियन में निकलते हुए फिर हम यूरोप को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा क्या कि ये रास्ता तो बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया था, कल भी शायद बताया था, कि यहाँ पर ये जो यमन के हाउथी रेबल्स हैं, ठीक है, इन्होंने भी इशू क्रिएट कर रखा है। और हमने पिछले साल से ही देखा था, जब से ये हमास और इसराइल का वॉर हुआ था 7 अक्टूबर से शुरू, उसके बाद ही हमने देखा था कि इस रीजन में आने जाने वाले कई सारे शिप्स के ऊपर ये जो यमन के हाउथी रेबल्स हैं उन्होंने हमला किया था। ठीक है, और ये यमन के हाउथी रेबल जो है ये भी ईरान के मतलब साथी हैं, एलाइज हैं। तो ये सब के सब मिलके इस रूट को डिसरप्ट करेंगे। अब ये जब रूट डिसरप्ट होगा, तो इंडिया से अगर कोई भी चीज़ हमें यूरोप अगर ट्रांसफ़र करनी है, अगर हमें यूरोप पहुंचानी है, तो कैसे जाएगी? अब ये रास्ता तो हो गया बंद। अब ऑप्शन क्या बचता है कि हम यहाँ से पूरा का पूरा ये रीजन कवर करते हुए साउथ अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप वाला रीजन है, नीचे पूरा साउथ से जाएं, यहाँ से फिर अटलांटिक ओशन कवर करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें डिपेंड करता है कि अगर ऊपर जाना है इधर की तरफ तो यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो फिर इधर से जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, उसके थ्रू हम मेडिटेरेनियन में एंट्री लेंगे और वहाँ से फिर हम जो ये यूरोप का इटली, फ्रांस, जर्मनी और ये सब देश हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक, अब इतना लंबा अगर रूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो शिपिंग टाइम बढ़ेगा, दूसरी चीज़ ये है कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और शिपिंग कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो उससे नुकसान क्या होगा कि जो ट्रेडर्स का प्रॉफिट है, ठीक है, जो व्यापारियों का लाभ है, मुनाफा है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चिंता है। और मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि लड़ाई भले ही यहाँ के सिर्फ 2-4 देशों के बीच में हो रही है, लेकिन इसका असर पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर और ख़ासकर दुनिया का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी एक फ़ायदा ये है, एक फ़ायदा, एक बेनिफिट ये है कि यहाँ के कुछ ऐसे देश जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, जैसे सऊदी हो गया, है ना, कतार वगैरह हो गया, ये अभी इस वॉर में शामिल नहीं है। ठीक है, अगर ये भी वॉर में शामिल हो जाते हैं तो फिर तो आपका जो क्रूड ऑयल है उसकी भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं है फ़िलहाल। एंड हम उम्मीद करेंगे कि वह वॉर ज़्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये लग रही है, क्योंकि ईरान ने, मैंने आपको बताया था कि परसों 100 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर दागी हैं। और इसराइल का तो मैंने आपको बताया ही है कि सिस्टम जो है वो काफ़ी मिलिट्रीली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। और आज के न्यूज़पेपर में एक एक छोटा सा आर्टिकल दिया भी एक्सप्लेन पेज पे हालांकि, जिसमें बताया गया है ईरान और इसराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी तुलना या उनका कंपैरिजन किया गया। और अगर आप उसको देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि कंपेयर टू ईरान, इसराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू ईरान। तो जब ईरान ने अगर हमला किया है, इस तरीके के मिसाइल अटैक्स किए हैं, तो इसराइल जो है वो शांत बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसराइल जो है, जहाँ पहले कुछ दिनों पहले तक वो सिर्फ एक फ्रंट पर लड़ रहा था, गाज़ा में हमास के अगेंस्ट, अब वो इधर भी लड़ रहा है, इधर लेबनान के साथ भी लड़ रहा है, हिजबुल्लाह वाला जो केस है, और इधर ईरान के साथ भी लड़ेगा। तो अब ये इशू काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। इसीलिए ये जो वेस्ट एशिया है, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है ना। ये रिपोर्ट के बारे में, एलिफेंट रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी बीच में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लेन पेज का एक आर्टिकल है जो हमें कवर करना है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है वो भी, उसमें हम लोग बात करेंगे। ये देखो, मैं आपको ये वाले आर्टिकल का जिक्र कर रहा था कि हाउ ईरान एंड इसराइल मिलिट्रीज स्टेक अप इन लॉन्ग रेंज एयर वॉर। ठीक है, कि लंबे दूरी की जो एयर वॉर है उसमें इन दोनों देशों की कैसी स्थिति है। ठीक है, मैंने आपको 100 से ज़्यादा मिसाइल्स कही, बट यहाँ पर लिखा गया है कि ट्यूसडे के दिन ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ छोड़ी हैं। ठीक है, तो इसराइल और ईरान के अगर हम जेट्स की तुलना करें तो ईरान के पास जो जेट्स मिसाइल जो जेट्स हैं वो आउटडेटेड है। दे आर आउटडेटेड अमेरिकन F4, F5, F7, F14 और कुछ रशियन, दैट इज़ Su-24 और MiG-29S, तो ये हैं इनके पास। ठीक है, इसराइल के पास एडवांस्ड
एडवांस्ड जेट्स हैं, यूएस सप्लाइड एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ F-16, F-15, F-35 मल्टीपर्पज़ जेट फाइटर्स। ड्रोन्स की बात करें तो इसराइल के पास कुछ लगभग थाउजेंड्स में कुछ ड्रोन है, ठीक है, जो इसराइल की मिलिट्री मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। और ड्रोन्स के मामले में इसराइल जो है वो पायनियर माना जाता है। इसके जो हेरॉन पायलटलेस प्लेन्स हैं ये 30 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट कर सकते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की बात करें तो लगभग 3500 के आसपास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं ईरान के पास। और इसराइल के पास माना जाता है कि हैव डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ठीक है। डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो ईरान जो है वो रिलाई करता है, निर्भर करता है रशिया और खुद का जो बनाया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। इसको रशिया से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, लॉन्ग रेंज S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की डिलीवरी मिली है रशिया से 2016 में। और इसने खुद का एक बावर, दैट इज़ बावर 373 सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इसका नाम है सैयद और राड, ठीक है। वहीं अगर इसराइल की हम बात करें तो इसराइल के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ठीक है। इनमें से सबसे जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड सिस्टम है दैट इज़ एरो 3, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में ही इंटरसेप्ट कर देता है। फिर एक मिड रेंज डेविड स्लिंग है जो काउंटर करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को और क्रूज मिसाइल्स को। और एक शॉर्ट रेंज आयरन डोम है। आयरन डोम टैकल करता है काइंड ऑफ रॉकेट्स और मोटार्स जिसको ईरान बैक्ड मिलिशिया ने गाज़ा में और लेबनान में यूज़ किया था, ठीक है। हम लोग ये इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद है तो। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसराइल और ईरान के बीच की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी क्या स्थिति है, ठीक है, या उनके जो डिफेंस सिस्टम्स है उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल हम लोग ये कवर करेंगे दैट इज़ फूड सेफ्टी लॉज एंड स्टेट्स। ये इशू बेसिकली जब अगस्त के महीने की शुरुआत में जब कांवड़ यात्रा हुई थी उस समय भी आपको याद होगा कि ये इशू सामने आया था, है ना। जुलाई एंड अगस्त की शुरुआत में ये फिर से इशू सामने आया है। अब क्या है इसमें, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसको आप लोग पढ़िएगा कि वाई लंगूर्स आर समटाइम्स डिप्लॉयड टू स्केयर अवे रीशस मंकीज़। रीशस मंकीज़ मतलब वही जो कॉमन मंकीज़ हमें देखने को मिलते हैं, उनको डराने के लिए क्यों कभी कभार लंगूर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लंगूर बेसिकली आपने देखे होंगे, लंगूर भी ब्लैक फेस्ड होते हैं, ठीक है। फोटो वगैरह में तब भी देखा होगा, अगर रियल लाइफ में नहीं भी देखा तो ब्लैक फेस वाले होते हैं वो, ठीक है। जो बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा साइज़ उनका बड़ा होता है और ब्लैक कलर का फेस होता है, वो होते हैं लंगूर। और रीशस मंकी तो जो कॉमन मंकी होते हैं वही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक बार इसको आप पढ़िएगा। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में कानपुर का जो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था, उस दौरान कुछ यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ लंगूर को हायर किया था ताकि बंदरों को वहाँ से दूर रखा जाए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है और क्या बंदर वाकई में, जो मंकीज़ हैं, क्या वो वाकई में लंगूर से डरते हैं, और डरते हैं तो क्यों डरते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो एक बार ये आर्टिकल मैं शेयर करूँगा, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लंगूर का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो भी दिया गया है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आर्टिकल ऐसा सच मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने आपको मुख्य बातें बता दी है, समरी बता दी है, एक बार आप इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली ये मुख्य दो आर्टिकल हैं, एक वो एलिफेंट वाली रिपोर्ट और एक ये फूड सेफ्टी के जो स्टेट के में रूल्स हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी लॉज इन स्टेट्स, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट प्रिंटेड एंड देन शेल्फ्ड इट्स रिपोर्ट ऑन एलिफेंट्स एंड काउंट फेल बाय 20% इन 5 years। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, 100 ऑफ कॉपीज़, मतलब कई सारी कॉपीज़ जो हैं वो इस रिपोर्ट की प्रिंट करी, ठीक है। सॉरी, कौन सी रिपोर्ट है ये, दैट इज़ स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया,
ठीक है, स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23, इसकी कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो मतलब कई सारी कॉपीज़ पब्लिश हुई, और कई सारी कॉपीज़ ऐसी हैं जो आज जिनमें धूल लग रही है। ठीक है, फरवरी के महीने में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इनको रिलीज़ नहीं किया गया। सरकार ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया, और ये कहते हुए रिलीज़ नहीं किया, इसके पीछे ये कारण दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में एलिफेंट्स का सेंसस या एलिफेंट की काउंटिंग नहीं हुई है, तो वहाँ का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी रीजन्स का तो डेटा है, बट नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, इसलिए रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद जब अनरिलीज्ड रिपोर्ट के डेटा को रिव्यू किया गया, तो ये दिखता है कि 20% ड्रॉप हुआ है एलिफेंट की पॉपुलेशन में फ्रॉम 5 ईयर्स अगो। यानी कि इस तरीके का जो सेंसस है वो 2017 में हुआ था, है ना, हर 5 साल में एक बार होता है, तो 2017 में हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में ये देखा गया है कि ओवरऑल एलिफेंट की संख्या में, हाथियों की संख्या में 20% की गिरावट आई है। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो सेंट्रल इंडियन एंड ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है, मध्य भारत में और ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है 41% की। ठीक है, 41% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि बिसाइड्स रिकॉर्डिंग द डिप इन एलिफेंट नंबर्स, द अनरिलीज रिपोर्ट आइडेंटिफाइज मशरूमिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मतलब एक तो नंबर में गिरावट आई है वो तो उन्होंने बताया ही है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि अनमिटिगेटेड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, रेलवेज, इन सब का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी हाथियों की प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है। अब यहाँ पर देखो एक ये टेबल दी गई है, इसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से, जैसे सेंट्रल और ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट, शिवालिक, गेंजेटिक, इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया का मैंने आपको बताया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट कि 19.9% या 20% के आसपास गिरावट है ओवरऑल। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है 2017 के कंपैरिजन में, दैट इज़ इन सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स में भी लगभग 17-18% के आसपास गिरावट है, और शिवालिक और गेंजेटिक रीजन में सबसे कम गिरावट है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन स्टेबल है, -1.6%। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी रीजन में जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो वाइल्ड लाइफ जो एलिफेंट सेंसस है, जो हाथियों की जनगणना है या जो हाथियों की काउंटिंग होती है, ये हर 5 साल में की जाती है। ठीक है, और कौन इसको करता है? दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको करता है। ये जो अनरिलीज रिपोर्ट है, इसको 7 साइंटिस्ट और देहरादून बेस्ड, ये भी ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में है। तो 7 साइंटिस्ट और जो ऑफिशियल्स हैं देहरादून बेस्ड WII, और इनके जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री मतलब यही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने जो ये रिपोर्ट पब्लिश मतलब रिपोर्ट बनाई है, ये इस तरीके की पहली फर्स्ट एवर साइंटिफिक एस्टीमेट है इंडिया के एलिफेंट पॉपुलेशन का। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस तरीके का सेंसस तो हर 5 साल में होता है, पर ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो अपने आप में जिस तरीके से बनाई गई है, जो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके बनाई गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सेंट्रल इंडियन और जो ईस्टर्न घाट्स का क्लस्टर है, जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, उसमें सदर्न वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, सदर्न वेस्ट बंगाल में 84%, झारखंड में 68% और उड़ीसा में 54% ये लॉस है। इन तीनों रीजन्स में लगभग 1700 एलिफेंट्स का लॉस हुआ है, ड्रॉप हुआ है, जिनमें से 400 कुड हैव मूव्ड टू अदर स्टेट्स इन द लैंडस्केप सच एज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो इनमें से मतलब 1700 इन 3 रीजन्स में से, जो सदर्न वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा है, उनमें से ये बताया गया है कि 1700 एलिफेंट्स की संख्या में कमी आई है, और हो सकता है कि इनमें से 400 जो है वो
और राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में चले गए हो। इसके बाद वेस्टर्न घाट में बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में जो ड्रॉप है वो 18% का है। और इसकी वजह से, ये किस वजह से हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है पॉपुलेशन, एलिफेंट पॉपुलेशन की, वो केरला में आई है। ठीक है, लगभग 2900 एलिफेंट्स की संख्या में कमी आई है और 51%, ठीक है, 51% वहाँ पर पॉपुलेशन में गिरावट है केरला में। इसके बाद सिर्फ ये बोला गया है कि जो नॉर्दर्न पॉपुलेशन है शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स की, वो स्टेबल लग रही है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2% का ही ड्रॉप देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू एक्सट्रीमली लिमिटेड प्राइमरी डेटा that delayed the modeling of elephant density in the northeastern states, the reports figure for the northeast are extrapolated from the various county in 2017। ठीक है, 2017, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डेटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो एलिफेंट की डेंसिटी है उसका मॉडलिंग नहीं हुई है, तो उस वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो प्रीवियस एस्टीमेट था या जो प्रीवियस काउंट था 2017 का, उसी डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके इन्होंने यहाँ पर डेटा देने की कोशिश की है। ठीक है, जहाँ पर रीज़न के 10,139 एलिफेंट जो है वो देश के टोटल एलिफेंट्स यानी कि 29,964 या अराउंड आप कह सकते हैं 30,000 का 1/3 है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके डेटा दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इतने थे और इन्होंने इसी डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके ये वैल्यू दी है 9,866, बट दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी काउंटिंग वगैरह नहीं हुई है, बट इन्होंने इस डेटा को, जो 10,139 का डेटा था 2017 का, उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके इन्होंने, मतलब उसी का इन्होंने यूज़ करके किसी तरीके से कुछ मॉडलिंग वगैरह की है और उसके आधार पर ही ये डेटा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि एलिफेंट जो है उनकी संख्या में किस तरीके से गिरावट आई है और ये रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की गई है, उसके पीछे सरकार का, गवर्नमेंट का क्या तर्क है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं, फूड सेफ्टी लॉज इन स्टेट्स। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, ये फिर से जो फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, टू प्रोमिनेंटली डिस्प्ले टू कस्टमर्स द नेम ऑफ द ऑपरेटर, प्रोपराइटर, मैनेजर एंड अदर रेलिवेंट पर्सनल। कि जितने भी फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, फूड इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है जो भी मतलब खाने की जगह है, चाहे वो कुछ बड़ा रेस्टोरेंट्स है या फिर कोई इस तरीके के जो फूड स्टॉल्स या फूड कार्ट लगाए जाते हैं, ठेला वगैरह, उन सभी के लिए ये मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया है कि वो कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को नाम डिस्प्ले करेंगे। किस चीज़ का, किस किस का नाम डिस्प्ले करेंगे? एक तो ऑपरेटर का, मतलब जो उस कार्ट को या उस स्टॉल को या उस एस्टेब्लिशमेंट को चला रहा है। दूसरा प्रोपराइटर का, प्रोपराइटर मतलब जो उसका ओनर है, मालिक है, या जो मैनेजर है, या जो भी और रेलिवेंट पर्सनल है उसका, उन सभी का नाम जो है वो कस्टमर्स को, ग्राहकों को डिस्प्ले करना होगा। ऐसा यूपी की सरकार ने ऑर्डर निकाला है। ठीक है, पिछले हफ्ते ये ऑर्डर निकाला है। अब जब ये ऑर्डर निकाला तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार के एक मंत्री हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने अपने राज्य में भी ये कहा कि एवरी ईटरी एंड फास्ट फूड कार्ड विल हैव टू डिस्प्ले द ओनर्स आईडी। उन्होंने भी ये बात कही। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस स्टेटमेंट को डिसोन किया कि ये सिर्फ मंत्री का बयान था, ये सरकार की तरफ से बयान नहीं आया। और इनकी फिर जब मुलाकात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होती है, क्योंकि ये कांग्रेस के ही है, कांग्रेस की सरकार है अभी हिमाचल प्रदेश में, तो इन्होंने ये कहा कि ये पार्टी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ, उसको ये मानते हैं, उसकी तरफ इनका कमिटमेंट है। ऐसा इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने जो बयान दिया वो कोई ऐसा मतलब सरकार के खिलाफ देने वाला बयान नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद होगा मैंने बताया कि जब कांवड़ यात्रा का समय चल रहा था, जुलाई के लास्ट के दिन और अगस्त के शुरुआत के दिन, तो उस समय भी ये इशू आया था यूपी में। यूपी की सरकार ने उस समय वहाँ पर ये ऑर्डर जारी किए थे
कि वहाँ के जितने भी ऐसे फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो फूड कार्ट्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबेज हैं, उन सभी को इस तरीके के अपने ओनर्स वगैरह का नाम या जो वहाँ पर काम करता है, जो ऑपरेटर है, उनका नाम डिस्प्ले करना होगा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरीके का ऑर्डर पास किया गया था यूपी में और उत्तराखंड में भी पास किया गया था कांवड़ यात्रा के दौरान, उसके ऊपर रोक या स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी। कोर्ट ने यह कहा था कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 could indeed issue such orders but police cannot usurp this power। तो वहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006, वो इस तरीके के इश्यूज हालांकि इस तरीके के ऑर्डर्स हालांकि जारी कर सकती है, इशू कर सकती है, लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन आर फूड एस्टेब्लिशमेंट्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले अंडर द FSSA। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसके अंतर्गत फूड एस्टेब्लिशमेंट्स को किस किस तरीके की या कौन कौन सी जानकारी डिस्प्ले करनी होती है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद क्या किसी भी राज्य की सरकार जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए की मांग कर सकती है, और आर देयर एनी पेनल्टीज फॉर नॉट डूइंग सो। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है किसी फूड एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कि जो सरकार अगर मांग कर रही है उस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर डिस्प्ले नहीं की जाती है, तो क्या उसको लेकर कोई पेनल्टी का प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द रेगुलेशंस फॉर सेलिंग फूड इन इंडिया। कि अगर भारत में आप कुछ फूड बेचना चाहते हैं या फूड का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको लेकर क्या रेगुलेशंस है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एनीवन हु इंटेंड्स टू ऑपरेट अ फूड बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू आइदर रजिस्टर और लाइसेंस देयर बिजनेस फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि अगर आप में से कोई भी फूड का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी वो किसको लाइसेंस लेना है, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो आगे दिया है, वो पढ़ेंगे। किससे लेना होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI के से थ्रू। ठीक है, FSSAI बेसिकली एक बॉडी बनी है इसी एक्ट के अंतर्गत, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत एक बॉडी बनी है टू मॉनिटर एंड क्रिएट regulations for how food should be processed, distributed, sold and imported to ensure safe and wholesome food। ठीक है, कि खाना जो है वो सेफ हो, होलसम हो मतलब हेल्दी हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कैसे फूड को प्रोसेस किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को रेगुलेशंस, इन सब चीज़ों के लिए रेगुलेशंस बनाने और मॉनिटर करने का काम जो है वो किसको दिया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत ये काम दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसी से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या इसी से अपना लाइसेंस लेना है अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं तो। ठीक, अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रूल्स 2011 जो कि FSSA के अंतर्गत एक रूल बनाए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो पेटी फूड मैन्युफैक्चरर्स है, पेटी फूड मैन्युफैक्चरर्स का मतलब होता है स्मॉल स्केल फूड बिजनेसेस, हॉकर्स, वेंडर्स, स्टॉल होल्डर्स, मतलब जो छोटे फूड बिजनेस हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, छोटे फूड बिजनेस मतलब जो छोटा कोई फूड कार्ट लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको FSSAI के साथ रजिस्टर करना होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है तो उसके बाद जो पेटी फूड मैन्युफैक्चरर है उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो उनको हर समय अपने कार्ट में या अपने व्हीकल में हर समय किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर डिस्प्ले करना होगा। प्रोमिनेंट प्लेस का मतलब है कि जहाँ से वो कस्टमर्स को दिखाई दे। ठीक है, हमेशा ये चीज़ डिस्प्ले करनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फोटो आईडी मिलेगी वो। वही ये बोला गया है कि जो रिलेटिवली लार्ज बिजनेसेस हैं उनको लाइसेंस लेना होगा फूड अथॉरिटी से, और वो उस लाइसेंस को भी मस्ट बी डिस्प्लेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस एट ऑल टाइम्स विद इन द प्रेमाइसेस
वेयर द फूड बिजनेस ऑपरेटर कैरीज ऑन द फूड बिजनेस, यानी कि दोनों को ही, अगर कोई छोटा कार्ट वगैरह लगा रहा है उसको भी, और कोई फूड का कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है उसको भी, दोनों को ही जो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है वो डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब दोनों ही सिचुएशन में जो ओनर की आइडेंटिटी है और जो इस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन है, दे आर ऑलरेडी रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड थ्रू द फोटो आईडी एंड द लाइसेंस इशूड बाय एफएसएसआई। वो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों को डिस्प्ले करना होगा। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के सेक्शन 63 के अंतर्गत एनी ऑपरेटर कैरिंग ऑन अ फूड बिजनेस विदाउट अ लाइसेंस कैन बी पनिश्ड विद अप टू 6 months इन प्रिजन एंड अ फाइन ऑफ अप टू ₹5 लाख। कि कोई भी ऑपरेटर अपने फूड बिजनेस को बिना लाइसेंस के अगर चला रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर 6 महीने की उसको जेल हो सकती है या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये तो आप बात समझ गए कि क्या रेगुलेशंस है अगर कोई फूड बिजनेस करना चाहता है तो। अब अगला सवाल ये है कि डू स्टेट्स हैव द पावर टू मेक रूल्स अंडर द एफएसएसए, कि क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत क्या राज्यों के पास, स्टेट्स के पास ये पावर है कि क्या वो रूल्स या नियम बना सकते हैं। तो इसको लेकर एफएसएसए का जो एक्ट है उसका सेक्शन 94 क्लॉज 1 क्या कहता है, या 94 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फूड अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिस्पेक्टिवली, द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन एंड विद द previous approval of the food authority make rules to carry out the functions and duties assigned to the state government and the state commissioner of food safety under this act and the rules and regulations made thereunder। ठीक है, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी के प्रीवियस अप्रूवल के बाद वो रूल्स बना सकते हैं, कैन मेक रूल्स टू कैरी आउट द फंक्शंस एंड ड्यूटीज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को जो ड्यूटीज़ और फंक्शंस असाइन है और जो स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को फंक्शंस असाइन है उनको लेकर रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फूड अथॉरिटी। ठीक, इसके बाद ये लिखा है कि किन मामलों में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है, वो आपको सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। तो अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 के ए में ये लिखा है कि स्टेट कैन मेक रूल्स ऑन मैटर्स दैट कम अंडर अदर फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी अंडर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30। ठीक है, मतलब उसके अंतर्गत जो ये है कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी, उसके जो फंक्शंस हैं उसके कुछ अदर फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर दिए हुए हैं, सेक्शन 30 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज एफ में। उसको लेकर रूल्स बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर रूल्स स्टेट बना सकता है। द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है इसको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करती है अंडर सेक्शन 30 टू एंश्योर द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफएसएसए, कि एफएसएसए को सही तरीके से इम्प्लीमेंट या लागू किया जा रहा है, इसके लिए फूड कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी जो उसके एफएसएसए के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए से लेकर क्लॉज ई तक स्पेसिफिक फंक्शन दिए गए हैं कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी के। ठीक है, कि कैरिंग आउट सर्वेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रूविंग प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, ये सब। इसके बाद सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ जो है वो कमिश्नर को एक ब्रॉड मैंडेट देता है कि सच अदर फंक्शंस एज द स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द फूड अथॉरिटी प्रिस्क्राइब। तो यही वो अदर फंक्शंस हैं जिसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी ये कहता है, अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकता है फॉर एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड or in respect of which provision is to be made by rules by is in respect of which provision is to be made by rules by the state government। ठीक है, तो सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि किसी भी ऐसे अदर मैटर के लिए जो कि
which is required to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be made by rules by the state government। ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई और रूल्स बनाने हैं तो किसी भी और ऐसे मामले को लेकर जिसको लेकर रूल बनाए जाने चाहिए तो उसको लेकर रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। इसके बाद सेक्शन 94 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि दैट द रूल मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अप्रूवल एज सून एज मे बी, कि ये रूल्स जो बनाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन रूल्स को स्टेट की लेजिस्लेचर के सामने यानी कि राज्य की विधानसभा के सामने अप्रूवल के लिए रखना होगा। ठीक है, और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द। द यूपी गवर्नमेंट स्टेटमेंट इशूड ऑन September 24 said necessary amendment should be made to the Food Safety and Standards Act to ensure the compliance। तो यूपी की सरकार ने यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है, एक बयान जारी किया 24 सितंबर के दिन, और उसमें ये कहा है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट में कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए नेसेसरी अमेंडमेंट्स, ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट कैन हैपन। अब ये तो आप समझ गए कि स्टेट्स जो है वो रूल्स बना सकती है या नहीं बना सकती है या किस चीज़ को लेकर बना सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि व्हाट कैन हैपन इफ़ एनी प्रोविजंस रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द FSSA आर वायलेटेड, कि FSSA के अंतर्गत अगर कोई भी प्रोविज़न रूल या रेगुलेशंस वायलेट होता है तो क्या होगा। तो अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर जो भी FSSA या उसके अकम्पनिंग रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई नहीं करता, उसके किसी भी प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है, तो फूड अथॉरिटी कैन सर्व एन इम्प्रूवमेंट नोटिस अपॉन देम अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है वो दिया जा सकता है फूड अथॉरिटी के द्वारा। अब नोटिस में सॉरी, द नोटिस विल इंक्लूड द ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द फूड बिजनेस हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई। उस नोटिस में बेसिकली ये चीज़ इंक्लूड होगी या ये चीज़ मेंशन की गई होगी कि क्या ग्राउंड्स हैं, क्या आधार हैं ये मानने के लिए कि जो फूड बिजनेस है उसने कंप्लाई नहीं किया है। ठीक है, उसने जो भी FSSA के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है। तो ऐसा क्यों लगता है फूड अथॉरिटी को, तो उसके पीछे क्या ग्राउंड्स है, क्या आधार है, वो उसमें मेंशन होंगे, और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो, और कंप्लायंस के लिए कितना टाइम पीरियड है, मतलब कितने टाइम पीरियड का दिया जा रहा है कंप्लायंस करने के लिए। कम से कम 14 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। अब द बिजनेस दैट फेल टू कंप्लायंस विद दिस नोटिस, अब इस नोटिस को जारी किया गया और इस नोटिस का भी अगर कंप्लायंस कोई बिजनेस नहीं करता है तो फिर या तो उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, और एक पहली बार में सस्पेंड होगा लाइसेंस, और अगर वो दोबारा नॉन कंप्लायंस करता है तो फिर लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर यूपी डायरेक्टिव्स डू नॉट स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस के लिए क्या पेनल्टी है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। द सेक्शन 58 डील्स विद पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशंस फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज अप्रूव्ड। ठीक है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रावेंशंस के लिए जिनके लिए कोई पेनल्टी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है उनसे डील करता है सेक्शन 58, और उसमें लिखा गया है कि विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज़, कि 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। अ फूड बिजनेस ऑपरेटर हु इज़ कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, एक कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर जो सेम ऑफेंस के लिए 2 बार कन्विक्ट हो गया है तो उसको डबल द पेनल्टी, ठीक है, जितनी पेनल्टी पहले कन्विक्शन के लिए देनी थी उसकी डबल पेनल्टी देनी होगी, एंड विद अ फर्दर फाइन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, और डेली बेसिस के आधार पर उसको फाइन देना होगा जो कि 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है, और वो अपना लाइसेंस भी लूज़ कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स है FSSA के, क्या उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो जिस आधार पर मैंने आपको बताया कि पहले जो यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने जो इस तरीके के डायरेक्टिव्स निकाले थे उनको जिस आधार पर चैलेंज किया गया था वो ये था कि ये ऑर्डर इफ़ेक्टिवली फोर्स करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज़ जो है वो रिवील करें। ठीक है, उसका खुलासा करें, जो बेसिकली कांवड़ यात्रा के समय इशू हुआ था।
अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई 22 जुलाई के दिन, तो जो याचिकाकर्ता थे, जो पेटिशनर्स थे, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि ये ऑर्डर जो है वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर ये लोगों में भेदभाव पैदा करता है, जिससे आर्टिकल 15(1) का क्लॉज 1 जो है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 जो है, उसका वॉयलेशन हो रहा है। और आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, कि स्टेट जो है वो सिटीजन्स या नागरिकों के बीच में इन आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स मतलब लिंग के आधार पर, उनका जो जन्म स्थान है उसके आधार पर, या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, और वहाँ पर यही कहा गया कि इस तरीके का ऑर्डर जो है वो इंडिविजुअल्स पे ग्राउंड ऑफ रिलीजन यानी कि रिलीजन के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो यहाँ पर यह आर्ग्यू किया गया। पेटिशनर्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि दैट द ऑर्डर क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द कंप्लीट इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज़, कि ये जो ऑर्डर है इसने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जिससे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का पूरी तरीके से इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा। इकोनॉमिक बॉयकॉट का मतलब है, जैसे कांवड़ यात्रा के समय ये इशू आ रहा था कि मुस्लिम्स जो है, मतलब अगर इस तरीके के ऑर्डर जारी करने के बाद अगर वो अपनी दुकानों के बाहर उनको अगर अपना नाम लगाना होगा, ठीक है, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि कांवड़ यात्रा, ये जो कांवड़ का जो फेस्टिवल है वो हिंदूज़ का फेस्टिवल है। अब उसमें मुस्लिम्स ने अगर अपनी दुकानें खोली हुई हैं, ठीक है, और उनको अपना अगर नाम डिस्प्ले करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि फिर हिंदूज़ हो सकता है कि मुस्लिम्स की दुकान से सामान ना लें। ठीक है, तो उनका एक तरीके से इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, और ये बेसिकली वॉयलेट करता है द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, हमारे संविधान के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19, उसके अंतर्गत एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 19(1)(g), 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो कहता है कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद का व्यापार, ठीक है, अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये उसका वॉयलेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये एक तरीके से अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको भी सपोर्ट करता है। और अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश्ड है और फॉरबिडन है अंडर आर्टिकल 17। तो ये यहाँ पर बेसिकली जो है वो याचिकाएं डाली गई थी। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। लेकिन फिर से यहाँ पर ये इशू आया है ना, यूपी की गवर्नमेंट ने फिर से ऑर्डर जारी किया है। अब देखते हैं कि ये क्या वापस से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या क्या होगा। अभी इसको लेकर बेसिकली यहाँ पर कोई आगे की डिटेल या आगे की अपडेट अवेलेबल नहीं है। अगर होगा तो फिर वो देखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल आप यहाँ पर समझ गए कि अगर कोई भी व्यक्ति फूड का बिजनेस करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, क्या उसको लेकर रूल्स रेगुलेशन है, क्या इस मामले को लेकर स्टेट जो है वो रूल्स बना सकती है, किन मामलों में रूल्स बना सकती हैं, और अगर उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है ना, उनके साथ अगर कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो फिर जो ऑपरेटर है उसके ऊपर क्या एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, फिर अगर वो फर्दर नॉन कंप्लायंस करता है तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, या फिर उसके ऊपर जो है वो जुर्माना, है ना, पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनके पास ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप पर मंथ की लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे ओनली एट ₹59 आपको मिल जाती है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त की आ चुकी है, सितंबर की भी बहुत जल्द कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 16 महीने की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको ₹680 में मिल जाती है, जून 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक की। अगर आप जून 2024 से लेकर मई 2025 तक की यानी कि 12 महीने की लेना चाहते हैं तो ₹510 में मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप 8 महीने की लेना चाहते हो तो 345 में, और अगर आप 4 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली एट 175 में। आप इनमें से जिसमें भी एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें
और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप कोर्स को वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो कोर्सेज़ हैं फुल कोर्स, ठीक है, अक्टूबर मंथ का कोर्स भी बहुत जल्द इसमें लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी जो कोर्सेज़ हैं मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ्स के, अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एनरोल करना चाहें तो वो सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्स आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएंगे। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारे इन सेशंस को देखते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आगे आएँ और कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर करें, भले ही वो कितनी छोटी अमाउंट हो या कितने भी आपको लगे जो सफिशिएंट है या जो इस कंटेंट के लाइक वर्दी है। ठीक है, आप उसको ज़रूर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। यहाँ पर QR कोड और UPI ID दी गई है, आप इन दोनों का ही इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। हालांकि शेयर आप लोग करते नहीं हैं, बट फिर भी मेरा डेली का कहना है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। कमेंट करें, है ना, कुछ अगर डाउट है, कुछ क्वेरीज़ है तो भी कमेंट कर सकते हैं। कोई अपना फीडबैक सजेशन देना चाहे तो भी कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ भी कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, टाइम पर मिले। और उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।